हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इक्विटी के साथ में हेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई फ्यूचर्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कैसे हम उसको बाय कर सकते हैं, कैसे हम उसको सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, एक्चुअली में क्यों बने थे ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर क्यों बना, ऑप्शन क्यों बना, या इक्विटी मार्केट क्यों बना था, या जो है रिस्क मैनेजमेंट वो कैसे किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाल फिलहाल में अभी ये रिलायंस का चार्ट ओपन करके मैं बैठा हुआ। रिलायंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है एनएससी के अंदर। दिस इज प्योरली इक्विटी, लार्ज कैप है। और एक इक्विटी के अंदर एक ये बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टर्म हम लोग किसी भी चीज को विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मुझे रिलायंस खरीदना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रिलायंस खरीद के मैं इसको लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे इसके अंदर स्कैल्पिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं इसके अंदर बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्पिंग भी कर लूंगा। मुझे स्विंग करना होगा तो स्विंग भी कर लूंगा मैं। और अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना होगा तो इंट्राडे ट्रेड भी हो जाएगा। इक्विटी के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैरी करना है तो मुझे केवल और केवल इसके अंदर मुझे अब बाइंग का सौदा लेना पड़ेगा। और बाइंग एक क्वांटिटी से लगाकर तो जितनी भी अवेलेबल क्वांटिटी है मार्केट में उतनी मैं बाइंग मैक्सिमम कर सकता हूं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। बट अगर मैं इसको बाय कर लेता हूं, लेट्स सपोज हम लोग फ्यूचर का थोड़ा सा बेनिफिट जानते हैं कि भाई फ्यूचर मार्केट का एक्चुअली में ओरिजिन क्यों हुआ और क्यों उसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट एक टूल। ठीक है, मैंने रिलायंस लेट्स सपोज RIL मैंने बाय कर लिया। मेरी इच्छा हुई कि भाई मैं इसको 250 500 या ऐसी क्वांटिटी में मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं इसको अभी इंट्राडे पे बाय करूं। मैंने 250 क्वांटिटी रिलायंस की मैंने बाय करी। ठीक है, अब बाय तो कर ली मैंने इसको 250 क्वांटिटी। ऑलमोस्ट मेरे को ये करीब करीब 10.5 11 लाख के आसपास का मुझे ये सौदा पड़ेगा। टेंटेटिवली हम लोग एक अराउंड लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर जो फियर होगा भाई, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब ये 10.5 लाख रुपए का सौदा मुझे जब बढ़ जाएगा तो मुझे खुशी हो जाएगी, बट नीचे आ जाएगा तो मुझे एक फियर आ जाएगा कि यार कहीं ना कहीं ये मेरा इन्वेस्टमेंट आधा ना कर दे, या मेरे 10.5 लाख को 5 लाख ना बना दे, या 2 लाख ना बना दे। ठीक है, क्योंकि बाजार में हम लोगों को किसी भी शेयर पर ऐसा बिल्कुल 101% भरोसा नहीं होता है कि ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल बैलेंस शीट, या फिर उसके प्रोडक्ट, या फिर जो है उसके अंदर किस हिसाब से एक साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, उस बेसिस पर काउंट होती है सारी चीजें। बट अभी हम लोग एक एज जस्ट कैजुअल हम लोग ये देख रहे हैं कि मैंने एक शॉर्ट स्विंग के लिए साल भर के अंदर या 3 4 महीने के लिए मैंने कोई अगर सौदा लिया है, 10.5 लाख रुपए लगाए हैं, मैं चाहता हूँ उससे 3 1 महीने में मुझे ऑन एन एवरेज 7 to 10% तक के रिटर्न्स मेरे को यहाँ पर निकल कर आ जाए। बहुत होता है 7 to 10% के रिटर्न्स अपने आप में। अगर मैं 10.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे उसका 10% का रिटर्न, यानी टेंटेटिवली मुझे करीब करीब वहां से 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो मुझे रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, अब बात होती है कि भाई ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न तो चलो ठीक है अपनी जगह। अगर ये रिटर्न नहीं आया और मार्केट में ये माइनस होने लगा और रिवर्सल ट्रेड्स चालू हो गए, तो मुझे क्या करना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए? फिर यहां पर आता है अपना हीरो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक वर्ड शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम जिसको बोलते हैं हेज। ठीक है, हेजिंग का बेसिकली फंडा है कि अगर मैंने किसी अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए मैं उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे मार्केट सेगमेंट में जाके मैं एक अपोजिट ट्रेड ले लेता हूं। जैसे मैंने इक्विटी के अंदर रिलायंस की 250 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे इसको जो है मुझे इसमें से निकलना है। मैं चाहता हूं कि अगर ये ऊपर जाए तो ठीक है, लेकिन कभी गलती से रिवर्सल आना चालू हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बैठ कर देखूंगा तो नहीं, मैं इसको बचाने का काम करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मुझे लॉस भी नहीं मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट हेजिंग वर्ड मार्केट के अंदर आया था। अब हेजिंग कहां पर की जाती है? हेजिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अभी हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर के साथ इस इक्विटी को अपन हेज करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे हेज हो जाएगी मैं पूरा आप लोगों को लेकर बताऊंगा कि कैसे ये हेज हो जाएगी। और ये जितना भी नीचे जाएगा मुझे लॉस नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव जाएगा तो मुझे एक टेंटेटिव टाइम तक मुझे जो है न्यूट्रल स्थिति दिखेगी, बट
आफ्टर सम टाइम मुझे एक प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी प्रॉफिट देती है, क्योंकि इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इक्विटी को मैं लॉन्ग टर्म बाय कर सकता हूँ, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैं 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक मैं इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए अपन हेजिंग इसके अंदर लगाते हैं। लेट्स सपोज मैंने रिलायंस का 250 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 2980 मैंने बाय कर लिया, ठीक है? यहाँ पर मैंने बाइंग किया है, और ये बाइंग क्यों किया है भाई? बाइंग किया है मैंने फॉर द लॉन्ग टर्म, क्लियर है? चलो अब मैं आ जाता हूँ, मुझे यहाँ पर फियर लग गया। ये एक मेरा फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है? ये मैं 3 महीनों के लिए लेता हूँ, 3 मंथ्स के लिए लेता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पर फियर आने लग गया कि भैया 2-4 दिन बाद रिलायंस का जो है मार्केट में बिल्कुल सेलिंग ट्रेंड चालू हो गया, और रिलायंस जो है वो गिरना चालू हो गया। तो अब यहाँ पर मुझे इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये सौदे को कंटिन्यू रखूंगा, इसको मैं नेकेड में जो है मैं ओपन करके रखूंगा, नो टारगेट, नो स्टॉप लॉस। अब मैं इसके साथ में एक और सौदा ऐड करता हूं, यहाँ पर मैं एक कवर ऐड करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर का कवर, ठीक है? इसी रिलायंस का मैं या तो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है मेरा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन की एक्सपायरी के साथ में, या तो मैं ऐड करूंगा इसके अंदर एक अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 60 दिन की एक्सपायरी, या फिर मैं ऐड करूंगा इसके अंदर 90 दिन की एक्सपायरी वाला रिलायंस का ही अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ऐड करूंगा इसके अंदर मैं मई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि होगा मेरा 90 दिन की एक्सपायरी के साथ में। चलिए, मेरा 3 महीने का मोटिव है, तो मैंने यहाँ पर एक मई का रिलायंस RIL एट द रेट ऑफ वट जो भी उसका फ्यूचर के अंदर रेट होगा वो मैं ऐड करूंगा, ठीक है? चलिए ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को दिख रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ पर तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके रखे हैं। मैं रिलायंस मई जो रेट चल रहा है 3033 का रेट चल रहा है, रिलायंस अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जो रेट चल रहा है 3015 का, और रिलायंस का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जिसका रेट चल रहा है 2991 रुपए का रेट चल रहा है, और रिलायंस का करंट भाव जो चल रहा है लाइव जो मैंने खरीदा है वो चल रहा है 2980 रुपए, ठीक है? ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की एक्सपायरी के साथ में आ गए, और एक आ गया इसका NSE और BSE का इक्विटी का रेट आ गया, ठीक है? अब मैंने इक्विटी बाय कर लिया, मुझे इस पे आया फियर। मैं क्या करूंगा, मुझे अगर लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ये फियर खत्म हो जाएगा मेरा और रिवर्सल चालू हो जाएगा, तो मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट उठा लूंगा, ठीक है? आज से मार्च का आखिरी गुरुवार इस रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, ठीक है? मुझे लग रहा है कि 60 दिनों में ये नीचे ही जाता रहेगा, तो मैं आज से ही अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट उठा लेता हूं मैं, तो 60 दिन तक की वैलिडिटी हो जाएगी आज से ही, ठीक है? और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीनों तक मेरा ट्रेड ही ये गलत हो गया था, मैं नहीं चाहता इस पे लॉस लेना, तो मैं आज से ही मई के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना चालू कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को बोला कि मैंने इक्विटी बाय कर लिया है, मुझे जहां फियर आएगा, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ फियर, हम लोग यूजुअली कवर ऐड जब करते हैं जब हमको लगता है फियर है, ठीक है? मेरा ट्रेड गलत हो सकता है, या मार्केट के अंदर कुछ ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रेड के अंदर आ जाए, तो उस कंडीशन में मैं कवर ऐड करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, मुझे 90 दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ही रहने वाला है, तो मैं मई रिलायंस को शॉर्ट करता हूँ, जिसका रेट चल रहा है 3033 रुपए प्रति 1 शेयर। अब जैसे ही मैं इसको बाय करने जाऊंगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, जैसे ही मैं बाय करने जाऊंगा 3033 के भाव पर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ट्रेड होते हैं, इक्विटी के अंदर सिंगल क्वांटिटी ट्रेड होती है, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट लॉट साइज, ठीक है? पूरा पैसा देकर आपको इसको डिलीवरी पर लेना पड़ेगा। ऊपर मेरा ऑन एन एवरेज 10.5 लाख रुपए लगा हुआ है, और नीचे मुझे करीब करीब इस रिलायंस के मई कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करने में ऑन एन एवरेज मुझे 2.25 लाख के आसपास लगेगा, ठीक है? ये बिल्कुल फेयर इनफ है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए अगर मुझे करीब करीब 20% का मुझे रिस्क लेना पड़े, तो मैं रिस्क लूंगा। 10 लाख को मुझे 2 लाख से बचाने का मेरा ये जो रिस्क एपेटाइट होना ही चाहिए, ये मार्केट का फंडा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, तो आप उस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 20% रिस्क मैनेजमेंट के लिए मनी अलग रखें, ताकि आप लोगों को इस टाइप से कुछ हेजिंग टेक्निक्स लगाकर लॉसेस तो कम से कम बाजार के अंदर नहीं होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना, ठीक है? मैंने गया, 10.5 लाख रुपए लगा हुआ है, मैं 2.25 लाख रुपए का एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट मैं ओन करता हूँ, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 250 ही है, दैट्स व्हाई मैंने रिलायंस की यहाँ पे 250 बाय करी। ये हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं
कि अगर मुझे हेजिंग के लिए जाना पड़ेगा तो मेरी क्वांटिटी फ्यूचर के लॉट के हिसाब से ही होना चाहिए। मेरा इक्विटी में पहले से प्लानिंग होगा कि फ्यूचर में जो लॉट होगा उसी के हिसाब से मैं इक्विटी में भी बाय करूँगा, तो इससे हेजिंग बहुत प्रॉपर्ली हो जाएगा। एक तरफ प्रॉफिट उतना ही होना चाहिए और एक तरफ लॉस उतना ही होना चाहिए। तो ये बेसिक फंडा है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर गया, मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब ये दोनों चीज़ें चल रही, कंटिन्यू चल रही है। रिलायंस कितना भी नीचे जाए, मुझे शॉर्ट का सौदा प्रॉफिट देगा, लेकिन मुझे मेरी डिलीवरी लॉस देगी। डिलीवरी मेरी कभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको पूरी तरीके से डिलीवरी ले चुका हूँ। मेरे पास में उसको लाइफ टाइम रखने का मेरे पास में राइट्स है, क्योंकि वो मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर है। और ये जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने शॉर्ट किया है, एक जगह बाय किया है मैंने, इसको लॉन्ग टर्म बाय किया है और इसी जगह मैंने इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है। ये दोनों आपस में कोरिलेट जो है वो है, लेकिन एक डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है और एक मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज टू लाइक फॉर द डेली बेसिस के जर्नल्स जो होते हैं मेंटेन करने के काम आता है, लेकिन यानी मेरा ये जो सौदा इससे कटेगा नहीं, यानी स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। क्वांटिटी भले इक्वल हो, इक्विटी और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपस में कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मई कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा लाइव भाव है, ठीक है? मैंने दोनों ले लिया। अब ये जितना नीचे जाएगा मुझे ₹250 के हिसाब से प्रति पॉइंट मुझे प्रॉफिट आएगा, जितना नीचे जाएगा उतना। मेरा जहां तक का मोटिव है कि भाई ये 1 महीने तक नीचे रहेगा, उसके बाद में ये वापस रिवर्सल हो जाएगा। मैं अपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट और जितने भी मेरे टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं देखूंगा। उसके बाद में मेरा सबसे पहला मोटिव होगा, इसको मुझे काटना ही नहीं है, इक्विटी मेरा लॉन्ग टर्म है। मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा कवर ऑर्डर। पहले जो मैं कवर ऑर्डर को मैं निकाल दूंगा, जितना नीचे जाएगा इसमें प्रॉफिट आएगा। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि भाई 100 पॉइंट नीचे चला गया, 3033 से ये चला गया आपका ऑलमोस्ट 2933 ये चला गया, ठीक है? 2933 तक जाते जाते मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट 100 मल्टीप्लाइड बाय 250 की क्वांटिटी है, यानी 25,000 रुपए का मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर प्रॉफिट होगा और ऊपर उतना ही मुझे लॉस होगा, यानी डिलीवरी पर 25,000 का लॉस, फ्यूचर में 25,000 का प्रॉफिट। जहां मुझे लग गया कि अब ये यहाँ पे रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है, मैं फ्यूचर का कवर ऑर्डर कैंसिल आउट कर दूंगा, यानी ये जो कवर मैंने लिया था इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, 25,000 का प्रॉफिट लूंगा। या तो वहां से मैं इस 25,000 रुपए से मैं रिलायंस की और क्वांटिटी परचेज कर लूं या कोई और दूसरा शेयर परचेज कर लूं, या फिर मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं। इसको एवरेजिंग बोलते हैं। पहले मैंने हेजिंग किया, हेजिंग का मतलब होता है अपोजिट सौदा, एक बाय का है और एक उसी चीज को मैंने सेल करके रखा है। एक बढ़ते बाजार में प्रॉफिट देगा, उसी वक्त लॉस देगा मुझे सेल का सौदा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो एक घटते बाजार में प्रॉफिट देगा, उसी वक्त बाय का सौदा मुझे लॉस देगा। अब यहाँ पर मैंने नीचे गया, नीचे सौदा मैंने फ्यूचर का अपना स्क्वायर ऑफ किया। अब ये नीचे का स्क्वायर ऑफ मैंने जो प्रॉफिट है, मैंने वापस से इसी प्रॉफिट में थोड़ा सा और पैसा ऐड ऑन किया और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने नीचे से बाय कर लिया। अब मेरे दोनों सौदे कैसे हो गए? डायरेक्शनल ट्रेड हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, अगर ये अपने कॉस्ट पे भी आ जाता है तो मुझे नीचे से वापस 3033 तक आते आते वापस 25-1000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होगा और ऊपर वाला सौदा मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में खड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने दो ट्रेड्स लिए। एक तरफ मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया, नीचे जाकर मैंने सपोर्ट ढूंढा, वहां से वापस मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया मैंने, और ऑन एन एवरेज मेरा यहाँ पर करीब करीब 50,000 के आसपास का प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है? दैट वाज लाइक हेजिंग। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मैंने कुछ नहीं किया है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मेरा 3 मंथ्स के लिए था। अगर ये 1 महीने के अंदर ये फ्लक्चुएट करता है तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो जितना नीचे जाना है उसको जाने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट देगा। आपको एक ना एक दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म कैरी नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपकी एक्सपायरी आ गई है तो आपको वो स्क्वायर ऑफ करके उस दिन या सेम डे पर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। ये आपको बार बार अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करके एंट्री बार बार नहीं लेना पड़ेगी। दैट वाज लाइक एक ये थोड़ा सा हर्डल आप लोगों को देखना पड़ेगा। बट सम केस थोड़ा सा अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो ये टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रह सकती है कि वही शेयर खरीदे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लिस्टेड हो। वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई ऐसे लिमिटेड शेयर्स हैं, 183 शेयर्स हैं मात्र, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही हैं। इन्हीं 183 शेयर्स के अंदर आप लोग हेजिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हेजिंग आपको मिलेगी कहीं नहीं। क्यों?
क्योंकि हेजिंग करने के लिए वो स्टॉक इक्विटी में भी होना चाहिए, वही स्टॉक फ्यूचर में भी होना चाहिए और वही स्टॉक ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो ये बेसिक सा फंडा हेजिंग करने का तरीका है, सिंपल, एक जगह बाय, एक जगह सेल। ठीक है? चलो अब मैं इसको थोड़ा-सा मैं और प्रैक्टिकल बेसिस पर भी ले लेता हूँ। लेट्स सपोज, ठीक है? मैंने उठाया है आपका मई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? मई कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठा लिया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं जस्ट सिंपल ये ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक टैब आ जाता है, दिस इज कॉल्ड बास्केट ऑर्डर, ठीक है? अब ये बास्केट ऑर्डर को मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ बास्केट ऑर्डर में। अब ये बास्केट ऑर्डर मुझे बताता है कि मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ अपने दोनों कवर, ठीक है? चलो सबसे पहले मैं कवर ऐड करता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ऑन एन एवरेज मैंने दोनों को ऐड कर दिया, वापस से वही चीज़ है, ठीक है? एक रिलायंस मेरा इक्विटी बाय और एक मेरा रिलायंस का मई कॉन्ट्रैक्ट सेल। जैसे मैं इसको जो है एग्ज़ीक्यूट करने जाऊँगा तो मेरे दोनों ऑर्डर्स एक साथ जाएँगे। अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो ऊपर जाते में मुझे डिलीवरी वाला जो है वो 250 क्वांटिटी मुझे ये प्रॉफ़िट देगा, ठीक है? और उसी वक़्त ये मेरे को लॉस देगा, ठीक है? ये मेरा लॉस हो जाएगा और ये मेरा प्रॉफ़िट हो जाएगा। यहाँ पर भी हेजिंग चल रही है। अगर मार्केट में रिलायंस नीचे गिर जाता है, तो डिलीवरी वाला मुझे लॉस देगा, ठीक है? और उसके बाद में मुझे कैरी फॉरवर्ड वाला मुझे ये प्रॉफ़िट देगा। मैंने ये इसलिए लगाया है ऑर्डर कि कभी गलती से रिलायंस टूट जाए, 2, 4, 5, 10% टूट जाए, तो मुझे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीचे गिरते हुए बाज़ार के अंदर बचाने का काम करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कवर और हेजिंग, ठीक है? जितना नीचे जाएगा, क्योंकि ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा एकदम से, जितना नीचे जाएगा मैं अपने उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट बुक करूँगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं इंडिविजुअल काट दूँगा रिलायंस का, ठीक है? उसके बाद में इससे जो पैसा मैं कमाऊँगा, मैं वापस रिलायंस की जो है वो कुछ भी जितनी भी क्वांटिटी आ सकती है, वो उतनी क्वांटिटी मैं वहाँ पर लेकर आराम से वापस बैठ जाऊँगा। तो ये एवरेजिंग हो जाएगा, यानी एक जगह मैंने हेजिंग भी कर लिया और दूसरी जगह मैंने उस हेजिंग के पैसों से मैंने एवरेजिंग भी कर लिया। यहाँ पर मैं इस सौदे को मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझसे मार्जिन माँग रहा है और ये इसने मुझसे पूरे पैसे ले लिए। ऑन एन एवरेज ये दोनों को करने में मुझे 8,80,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है? 8,80,000 यानी टेंटेटिवली हम लोग 10 साढ़े 10 लाख के आस-पास हम लोग इतना अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशन जब-जब आता है तो एक्सचेंजेस मार्जिन्स को डिमांड करता है। अगर हमारे खाते में मार्जिन नहीं होगा या कुछ पैसे नहीं होंगे, तो उस केस में हमारे इधर दोनों में से कोई एक सौदों को वो काट सकता है, ठीक है? अगर मार्जिन की कमी पड़ गई तो। डिलीवरी तो काटेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा ऑलमोस्ट ओनरशिप है, उसका कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, वो मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर है। अगर कैरी फॉरवर्ड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही काट सकता है, अगर उसमें मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ तो मुझे पैसा पॉप अप करना पड़ेगा। यानी जितना भी सौदा ले रहे हो उसका करीब-करीब 20% आप लोगों को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू कैन हेज योर पोज़ीशन, यानी इन्वेस्टमेंट को आप अपने फ्यूचर के साथ में मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्ली विदाउट एनी रिस्क। रिस्क बस छोटा-सा होगा, जो दोनों भाव के बीच में डिफरेंसेस है, वही दोनों के बीच में रिस्क है। इससे ज़्यादा का रिस्क आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी ज़ीरो नहीं होना है और फ्यूचर भी ज़ीरो नहीं होते हैं। फ्यूचर के अंदर एज़ इट इज़ इक्विटी की जो बेस वैल्यू होती है वो ऐड ऑन होती है, ताकि आप लोग उसको हेज कर पाओ। ज़्यादा पैसा देके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन किया है हेजिंग पर्पज़ से। इसलिए फ्यूचर मार्केट बने थे ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अर्निंग टूल नहीं है फ्यूचर और ऑप्शंस, लेकिन आजकल हम लोगों ने इसको अर्निंग टूल बना लिया है। बट कोई इश्यू नहीं है, टेक्निकल अगर जिसका स्ट्रांग है, इसको अर्निंग बेसिस पर भी ले सकता है। टिल देन इस वीडियो के अंदर इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे और ऐसी ही हेजिंग टेक्निक्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। टिल देन वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय हिंद।